हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं पेपर 2 का, और वो है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। हम ऑलरेडी इसमें एक वीडियो कवर कर चुके हैं पार्ट 1 की, जिसमें हमने एनआई एंड एनओआई अप्रोच ऑलरेडी हम इसमें कवर आउट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम 2 अप्रोचेस को कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की थ्योरीज कौन सी होने वाली है और क्या इंपॉर्टेंट उसमें होने वाला है। ठीक है, हम ऑलरेडी एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच को करेंगे। ठीक है, without wasting much time we will definitely switch to the MM approach, जो कि हमारी irrelevant approach है बेसिकली टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड इन्होंने क्या कहा है अपनी थ्योरी में वो हम डिटेल में अब समझ लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, MM अप्रोच किस पे बेस्ड है? हमारी NOI अप्रोच पे ही बेस्ड है ये, एंड NOI अप्रोच पे ही टोटली बेस्ड है। जैसे हमने NOI में पढ़ा था, सेम हम मोडिग्लारी मिलर में भी पढ़ने वाले हैं। एनओआई में हमने कहा था, इन्होंने कहा था कि इररेलेवेंट थ्योरी है ये। ठीक है, इररेलेवेंट थ्योरी क्यों थी? क्योंकि इन्होंने ये कहा था जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारी फर्म की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर बोथ द इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब दोनों आपस में कोई भी तरीके से रिलेशन नहीं रखते हैं। अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पैसा डेब्ट के थ्रू इशू कराऊं, पैसा प्रेफरेंस शेयर के थ्रू इशू करूं, या फिर इक्विटी शेयर इशू करूं, इससे मेरी फर्म की वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डलेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेरी फर्म की वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करती है हमारी जो फर्म की वैल्यू है? इन्होंने क्या कहा था? EBIT पे। और EBIT की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दैट मीन्स अर्निंग्स पे डिपेंड करती है हमारी फर्म की वैल्यू। इन द सेम वे हमारे जो मोदिग्लारी मिलर थे, इन्होंने भी अपनी थ्योरी में यही कहा दैट कैपिटल स्ट्रक्चर हैज नो सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म की ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। आप इक्विटी इशू कर दीजिए, आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर दीजिए, आप डेट इशू कर दीजिए, इट डजंट मैटर। ओके, इन्होंने एक चीज बोली थी, जो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म है। लीवर्ड फर्म गाइस कौन सी होती है? ये हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें क्या इशू होता है? सिर्फ और सिर्फ डेट। और वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म कौन सी होती है? जिसमें डेट एंड इक्विटी दोनों इशू होते हैं, है ना। तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। आप चाहे लीवर्ड फर्म कर लो, लीवर्ड फर्म की वैल्यू देख लो, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू देख लो, दोनों की आपस में इक्वल होगी, क्योंकि डेट का हमारे रिलेशन में कोई असर नहीं है। हमारी फर्म की वैल्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। अब फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ अजम्पशंस भी दिए हैं। जैसे हर थ्योरी की हमने कल अजम्पशन पढ़ी थी, तो इन्होंने भी कुछ अजम्पशन दिए हैं। इनके अकॉर्डिंग देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये तो हम ऑलरेडी हर थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट का टैक्स नहीं लगेगा। There are no transaction costs involved in buying and selling the securities. That means कि हम सिक्योरिटीज खरीदें या बेचें, उसमें कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली। रैशनली का मतलब क्या होता है? सारी बातें सोच समझ के ही एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। There are no bankruptcy cost. बैंक्रप्सी कॉस्ट नहीं इंडल्ज होने वाली है। All investors will have the same information as management have. मतलब जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास होगी वही सेम इंफॉर्मेशन किसके पास होने वाली है? इन्वेस्टर के पास भी होने वाली है। तो ये इनकी अजम्पशंस थी एमएन अप्रोच की। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। इन्होंने 2 चीजें और बताई। एक तो इन्होंने विदाउट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था और एक विद टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। जो ये विदाउट टैक्स वाला कॉन्सेप्ट था, ये तो सेम ही है। सेम इन द सेंस विच कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उससे हमारी फर्म की वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इन्होंने ये चीज कही। अब इन्होंने 3 प्रपोजिशन दी, प्रपोजिशन 1, प्रपोजिशन 2, प्रपोजिशन 3। प्रपोजिशन 1 में इन्होंने बोला, वही सेम बात बोली कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ये अभी हम पढ़ चुके हैं पुरानी स्लाइड में।
कि मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर इज और वैल्यू ऑफ द फर्म आर बोथ इंडिपेंडेंट और इररेलेवेंट टू ईच अदर। दोनों की ही वैल्यू सेम होगी, चाहे वो लीवर्ड फर्म हो या अनलीवर्ड फर्म। आगे तो इन्होंने सेकंड प्रपोजिशन में बोला, इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे अपनी कंपनी के अंदर, जो डेट का कंपोनेंट इंक्रीज करोगे, उससे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स परसीव हायर रिस्क। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप कंपनी में अपना डेट के थ्रू ज्यादा बढ़ाते हो, इशू करते हो डिबेंचर्स को, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को रिस्क होने लगेगा, रिस्क परसीव करने लगेंगे। ये रिस्क किसके रिगार्डिंग होता है कि भाई वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भाई सारा पैसा तो ये डिबेंचर्स के थ्रू इशू कर रहे हैं। अब आप एक बात खुद सोचो कि डिबेंचर होल्डर्स के लिए तो हम लायबल है ना, कि हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, उनका पैसा हम देंगे ही देंगे। तो इस वजह से इक्विटी शेयर होल्डर वाले ये सोचने लग जाते हैं कि भाई सारा पैसा ये लोग उन्हें दे देंगे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई उनका रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ेगा तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या कर देता है, बाद में इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब थर्ड में वो कह रहा है कि ड्यू टू द आर्बिट्रेज प्रोसेस, क्या प्रोसेस, आर्बिट्रेज प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म जो होगा वो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड के इक्वल होगा। किस वजह से होगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से होगा। अब ये आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है गाइस, आर्बिट्रेज प्रोसेस इज बेसिकली, इसमें ये होता है कि जो बायर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक जगह से खरीद के दूसरी जगह एक ही टाइम पे बेच देना, simultaneous buying and selling of the securities, we can say that it is known as the arbitrage। तो इन द सेम वे जब शेयर होल्डर को लगता है कि उनका रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो वो उस कंपनी से स्विच होकर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उस वजह से वैल्यू जो होती है लीवर्ड फर्म की, वो अनलीवर्ड फर्म के इक्वल हो जाती है ड्यू टू दी आर्बिट्रेज प्रोसेस। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहूंगी कि वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप ना करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने सारी चीजों को, कंटेंट जो है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, उन सभी चीजों को नोट्स में असम्बल करके आपको दे रही हूँ मैं, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके। अगर हम कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं समझेंगे तो हम क्वेश्चंस को भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें और एंड तक मेरे साथ बने रहें, जिससे कि आपको हर चीज की क्लैरिटी हो सके और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सके। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन्होंने टेक्स्ट विद टेक्स्ट वाली एक हाइपोथेसिस दी। इन्होंने इसमें क्या कहा था, जो विद टेक्स्ट वाली थी, इन्होंने इसमें ये कहा था कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, इंक्रीज विद डेट। आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप अपना डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि डेट इज अ चीपर सोर्स इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इस पे हमें इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है, और जो हम इस पे इंटरेस्ट देते हैं पहली बार, वो हमारा क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है। ठीक है, हमें उसमें बेनिफिट मिल जाता है जो भी हम इंटरेस्ट देते हैं किस पे, डेट पे। तो दैट्स वाई इन्होंने ये बोला कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आपकी तब बढ़ेगी जब आप अपने इंक्रीज करेंगे डेट प्रोपोर्शन को। तो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म विल बी हायर देन द वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म। यहाँ पे अन आएगा, अन विल बी मिस्ड। ओके, आगे इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। किस वजह से वो इक्वल होता है, क्योंकि वो जो टैक्स सील पे बेनिफिट मिल रहा है, जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है मुझे डेट की वजह से, दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इट इग्नोर्स बैंक्रप्सी एंड द एजेंसी कॉस्ट एज वेल। ना तो इसमें एजेंसी कॉस्ट आएगी, ना ही इसमें बैंक्रप्सी कॉस्ट को इंक्लूड किया गया। सो आई होप कि आपको एमएम अप्रोच अच्छे से समझ आ गई हो। विदाउट टैक्स वाली इररेलेवेंट है, अंडर टैक्स वाली रेलेवेंट थ्योरी मानी जाती है कि मतलब आप डेट बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो बेसिकली डायग्राम के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कम होगी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म से। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म क्या है, ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो मुझे बच जाता है टैक्स का, जो मुझे इंटरेस्ट पे टैक्स बच जाता है, उस वजह से लीवर्ड फर्म की जो होती है वैल्यू ज्यादा होती है। तो कुछ नहीं था, जो अभी हमने पढ़ा वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया। Now, the next theory is the traditional approach, and this is the most important, और मैं आपसे कहूंगी कि it is more practical in nature।
ये सबसे अच्छी थ्योरी मानी गई है। इन्होंने सारी ही थ्योरीज को कंसिडर करके देन अपनी थ्योरी निकाली एंड दिस इज द बेस्ट अप्रोच इन अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। ये थ्योरी किसने दी है? हमारे इजरा सोलोमॉन ने दी है, फ्रेड वेस्टन ने दी है। इनके हिसाब से ये कहा था, मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाती हूँ, कि अगर मैं डेट और इक्विटी को अच्छे से यूटिलाइज करूँ तो मेरा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकल के आ सकता है और मेरी फर्म की वैल्यू भी इनहैंस हो सकती है। बट कब? जब मैं दोनों का ही सही से यूज करूंगी तब। देयर इज एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विच कैन बी अचीव बाय जुडिशियली यूजिंग चूजिंग द डेट एंड इक्विटी। मतलब अगर आप ढंग से डेट और इक्विटी का मिक्सचर करते हो देन आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। ये जो कहानी लिखी है ये आप अपने आप से पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। इस थ्योरी में बेसिकली ये कहा था कि एक अगर कुछ हद तक एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जैसे कि ये अगर आप यहाँ तक डेट इशू करते हो फॉर इन केस तो आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आप इसके बियॉन्ड चले जाते हो, इससे अपर आपने अगर डेट इशू करा तो क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या होगा? धीरे धीरे करके इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी फर्म की वैल्यू क्या होगी? डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको डेट को बहुत अच्छे से यूज करना है, ऑप्टिमम लेवल पे इशू करना है। उससे बियॉन्ड गए अगर आप एक मिनिमम ऑप्टिमम जो लेवल होता है उससे बियॉन्ड चले गए तो आपकी फर्म की वैल्यू डाउन हो जाएगी और आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, जो मैंने आपको इसमें लिख कर दिया है। आप इसको घर से कवर कर लीजिएगा। मैं आपको समझाती हूँ अब इसके अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या कहती हैं? बेसिकली अजम्पशंस इसकी भी सेम ही कह रही है। वो आपसे कह रही है, देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड। एक समय तक आपका जो डेट पे इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर आप ज्यादा ही डेट को इशू करोगे तो आपका उस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लीवरेज। फर्स्ट पॉइंट ये था कि डेट पहले कांस्टेंट रहता है, डेट पे इंटरेस्ट अगर आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया उसका तो फिर आपका इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा। Second point says that equity shareholders remains constant। जो रेट ऑफ रिटर्न होता है इक्विटी शेयर होल्डर का वो भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक समय के बाद जैसे जैसे वो रिस्क परसीव करते हैं उनका भी क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे वो नेक्स्ट चीज में क्या कह रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले तो डिक्रीज होती है। अगर आप ऑप्टिमम लेवल तक डेट यूज कर रहे हो तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी, बट अगर आपने उस ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस कर दिया तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है कि पहले तो केडी क्या है? कांस्टेंट लेवल पे चल रही है, लेकिन जब आपने इसका बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया तो फिर क्या होगी? केडी भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले तो डिक्रीज होती है, देन वो कांस्टेंट पे आती है, फिर वो भी एकदम से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो आपके बढ़ ही रहे ना। इक्विटी शेयर होल्डर पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो तो आपका बढ़ ही रहा है ना, उनका रिस्क बढ़ रहा है तो वो रिटर्न भी आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये डायग्राम बहुत ही इफेक्टिव माना गया और सारी चीजों को कवर करता है कि अगर आप ऑप्टिमम लेवल तक डेट इशू करें देन आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, एंड अगर आपने उससे बियॉन्ड जाके इशू करा देन आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म कम होने लग जाएगी और कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज, ये भी आपसे आजकल पूछी जा रही है, दैट्स वाई मैं आपको ये थ्योरी भी फटाफट से कवर करा देती हूँ। इस थ्योरी का नाम क्या है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी हमारे दी है डोनाल्डसन ने। इन्होंने गाइस कुछ नहीं करा, इन्होंने एक हियरार्की बताई है मेरे को। क्या बताई है? हियरार्की बताई है। किस चीज की हियरार्की बताई है? कैपिटल इशू करने की। इन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले कहाँ से पैसा जनरेट करना चाहिए? रिटेन अर्निंग से। रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो पैसा हम बचा के रख लेते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं एज अ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, तो पहले आप उस पैसे का यूज करो फॉर इशूइंग द कैपिटल। उसके बाद आप किसका इशू करो? डेट का। उसके बाद आप डिबेंचर्स इशू करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सटर्नल लोन्स इशू कर लो, डेट का इशू करो, मतलब डेट का यूज करो। सबसे लास्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? इक्विटी विल बी द लास्ट ऑप्शन फॉर इशूइंग योर कैपिटल। सबसे पहले आप रिटेन अर्निंग लगाएंगे, रिटेन अर्निंग के थ्रू पैसा यूज करेंगे, फाइनेंस करेंगे, देन डेट के थ्रू करेंगे, देन लास्ट ऑप्शन विल बी योर इक्विटी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में कुछ भी नहीं है, जस्ट हियरार्की आपको बता रखी है, ठीक है।
कैसे किस हिसाब से आपको कैपिटल इशू करनी है उस चीज की। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नल देना, आप इससे समझ रहे हो ना, सिग्नल देना। ये थ्योरी किसने दी है? मेयर ने दी है। और इस थ्योरी में भी यही बोला गया था कि डेट जो है वो बेटर सोर्स है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इन्होंने भी यही बोला, अगर कोई कंपनी डेट ज्यादा इशू कर रही है या डेट का यूज कर रही है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों? वो ये मानते हैं कि अगर आप ज्यादा इक्विटी इशू करोगे तो उससे कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स जो है वो अच्छे नहीं दिखाई देते सामने वाली पब्लिक को। वो ये मानते हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है अगर आप इक्विटी ज्यादा इशू करते हो तो। इस थ्योरी को हम असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थ्योरी भी बोलते हैं। अब असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थ्योरी क्यों बोलते हैं? इसका मतलब असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इक्वल नहीं होना। मतलब ये कह रहे हैं कि मैनेजर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कंपेयर टू द इन्वेस्टर्स। मैनेजर्स हैव बेटर इंफॉर्मेशन देन इन्वेस्टर्स। मैनेजर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है in comparison to those who are investing in your company। तो सिग्नलिंग थ्योरी को हम asymmetric information theory भी बोलते हैं। ये थ्योरी किसने दी है? मेयर ने दी है। और इनके अकॉर्डिंग भी डेट को इशू करना इज गुड, क्योंकि ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को अच्छा दिखाता है। इक्विटी को आप करोगे तो वो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को अच्छा शो नहीं करेगा। नाउ गाइस, फाइनली हम कौन से चीज पे आ गए? अपने प्रैक्टिस टाइम पे आ गए। अब मैं आज आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर कराऊंगी, 2-3 ही करा रही हूँ। बाकी जो डिटेल्ड पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सारी थ्योरीज को आप घर जाके रिवाइज करिएगा, तभी आप कल क्वेश्चंस को इफेक्टिव लगा पाएंगे। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें वो चीजें आई या नहीं है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कौन सी थ्योरी में कैपिटल स्ट्रक्चर को बताया गया है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को बताया गया है। सो फ्रेंड्स, हमने 4 थ्योरीज पहले पढ़ी थी और ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी को बाद में पढ़ी थी। इन्होंने जस्ट क्या बता रखा है? हमें हियरार्की बता रखी है ऑफ इशूइंग द कैपिटल। तो मैंने आपको एक ट्रिक समझाई है गाइस, कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले एलिमिनेट करो। जो लग रहा है आपको ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जस्ट रिमूव दैट ऑप्शन सिंपली, और आपको देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर मिलता है। तो मेरे हिसाब से पैकिंग थ्योरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हियरार्की बताई है, बाकी कुछ इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। तो दैट्स व्हाई मैं सी को क्या करती हूँ? एलिमिनेट कर देती हूँ। तो सी को एलिमिनेट करने के बाद देखिए अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर निकल के आ रहा है, एक ही बच रहा है, जो कि हमारा क्या है? सेकेंड। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच शोज दी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी को मैंने कर दिया एलिमिनेट। देखा आपने कितनी जल्दी आंसर मिल गया एलिमिनेट करने से। सो बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन जो मैं यूज करती थी दैट इज एलिमिनेशन। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी वही यूज करिए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज पर असर्शन बता रखा है हमें, एज पर एमएम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म है विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल कह रहा है वो? वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फॉर्म के, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फॉर्म के। ये बात हमने पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी एमएम अप्रोच में? बताइए, पढ़ी थी। अब इसका रीजन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज बिकम्स एप्लीकेबल इन सच सिचुएशन। अब बताइए फ्रेंड्स कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो यूजफुल है या नहीं है? आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम उठ के आ रखा है थ्योरी से, जो हमने पढ़ी थी 3 प्रपोजिशन, ये उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। कौन सी वाली स्लाइड पे मैं आपको अगर लेके चलूं तो वो कौन सी वाली स्लाइड थी हमारी? दिस वन। प्रपोजिशन 1, प्रपोजिशन 2, प्रपोजिशन 3। और प्रपोजिशन 3 में ये बात एग्जैक्टली यहाँ पे कही जा रही थी, यहाँ पर ये बात कही थी। तो इसलिए मेरा उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है भाई? आप खुद बताओ, उस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या बन जाएगा? दोनों ही बातें सही कह रहे हैं ना वो, क्योंकि हमारी जो है वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फॉर्म जो है वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फॉर्म के इक्वल होती है। और वो क्यों होती है? अभी हमने पढ़ा है क्यों होती है। आर्बिट्रेज की वजह से ही होती है। किसकी वजह से होती है फ्रेंड्स? आर्बिट्रेज की वजह से होती है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मुझे आंसर मेरा अच्छे से मिल गया अगर मैंने ये थ्योरीज पढ़ी हैं देन। अब आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है सारी चीजों को ढंग से समझने के लिए। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सारी वीडियोस को पूरा देखिए, ढंग से देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो पाएगी और आप अपने क्वेश्चंस में उसको लिख पाएंगे अच्छे से।
सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, कल आपसे मिलते हैं इसके PYQs और MCQs के साथ। आई होप कि आप तब तक एक रिवीजन करके आएंगे दोनों ही थ्योरीज का, दोनों ही वीडियो को कवर करके आएंगे, जिससे कि हम MCQ और PYQ बहुत अच्छे से लगा सकें। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, स्टे ट्यून्ड।